हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक में। भाई आज की जो क्लास है वो होने वाली है व्हीट स्टोन सेतु के ऊपर। जो आपका ये टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु, ये पूरा एक तरीके से थॉटिकल और डेरिवेशन दोनों का मिक्सचर है भाई। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है व्हीट स्टोन सेतु पर। यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर में बिल्कुल पूछा जाता है। तो आज की ये वीडियो में हम 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो 5 नंबर हैं वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीट स्टोन सेतु। देखिए व्हीट स्टोन सेतु आखिर में है क्या। सबसे पहले इसको जानते हैं कि प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन, यानी कि एक वैज्ञानिक था, प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन नाम का वैज्ञानिक। उसने 4 प्रतिरोध लिए PQRS तथा एक धारामापी तथा एक सेल को क्या 4 प्रतिरोध लिए PQRS, एक धारामापी और एक सेल, इनको संयोजित करके चतुर्भुज आकार की एक जालनुमा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसे व्हीट स्टोन सेतु परिपथ कहते हैं। बस ये है व्हीट स्टोन सेतु। अब इसका काम क्या है, कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, यानी कि कोई भी अज्ञात रेजिस्टेंस है उसको हम ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कार्य आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें इसकी हम जो बनावट है उसको देखते हैं। ये जो बनावट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी होगी। बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, 4 प्रतिरोध, उनका एक जालनुमा संरचना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले 4 प्रतिरोध लिए जो कि PQRS, यानी कि P यहाँ पे है PQR और S, 4 प्रतिरोध हैं। ठीक है, इन चारों को 4 कोनों पे हमने इस तरीके से रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो P और Q है, क्या P और Q, ये दोनों तो हमारे पास किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और R और S हैं, ये दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको जब हम यहाँ से डिवाइड करके देखते हैं तो ये ऊपर वाला भाग और जो नीचे वाला भाग है ये दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो बिंदु A, ठीक है, यानी कि जो बिंदु A और C है, इन दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच में हमने एक तो बैटरी लगाई है और एक कुंजी K1, यानी कि जो स्विच होता है K1 वो लगाया है। ठीक है, और जो बिंदु B और D है उनके बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, यानी कि जो धारामापी होता है वो लगाया है, और कुंजी K2 लगाई है। ठीक है, तो ये है इसकी बनावट, सिंपल बनावट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भी 4 प्रतिरोध हैं PQRS, चारों कोनों पर इस तरीके से रखे हुए हैं। जो हमारे पास जब इनको हम मिला देते हैं आपस में तो देखिए जो P और Q है वो श्रेणी क्रम में है, R और S एक दूसरे श्रेणी में है, और जो ये दोनों हैं एक दूसरे के समांतर क्रम में है। जो बिंदु A और C है इनके बीच में हमने बैटरी और कुंजी लगाई है, और जो B और D है उनके बीच में एक कुंजी K2 और धारामापी गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, ये हो गई इसकी बनावट। अब बात करते हैं इसकी कार्यप्रणाली, यानी कि भाई ये जो हमारे पास जो व्हीट स्टोन सेतु है ये वर्क किस तरीके से करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है, जब हम इसको, जो हमारे पास परिपथ है, इसको जब हम धारा I देंगे, देखिए जब धारा I बिंदु A पर पहुँचेगी तो हमारे पास जो धारा I है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक तो I1 जो कि इस दिशा में चली जाएगी, और एक I2 जो कि इस दिशा में चली जाएगी। कौन सी दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, तो जो दोनों धाराएं हैं वो अपनी अपनी दिशा में चली जाएंगी। जो धारा I1 है वो जाएगी P रेजिस्टेंस से होके, जो रेजिस्टेंस हमारा P है उससे होके जाएगी बिंदु B पर। जब बिंदु B पर जाएगी तो हमारे पास वहाँ पे भी जो धारा है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक तो हो जाएगी I1 माइनस IG, ठीक है, और एक IG। देखिए जो I1 है,
ठीक है ना। I1 धारा वो जब धारा मापी की तरफ जाएगी तो हमारे पास वहाँ पे IG जो धारा है वो IG हो जाएगी, और जो इस पाथ पर जाएगी उसमें धारा कितनी हो जाएगी, I1 में से घट के IG, ठीक है ना। यानी कि I1 माइनस IG, यानी कि IG इसमें से माइनस हो गया क्योंकि IG धारा जो है वो इस पाथ पर चली गई है, तो यहाँ पे I1 माइनस IG धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं I2 की। जो I2 धारा है वो R रजिस्टेंस से होते हुए बिंदु D पर पहुँचती है। तो बिंदु D पर जब ये पहुँचती है तो हमारे पास इस पॉइंट पर IG धारा भी मिलेगी, क्योंकि IG धारा भी तो इसी पॉइंट पर आ रही है ना, तो IG और जो I2 धारा है वो भी इसमें जाएगी, ठीक है। तो I2 प्लस हो जाएगा IG, क्योंकि जो दोनों धाराएं हैं वो इस पाथ पे जाएंगी, यानी इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो दोनों प्लस होके जाएंगे क्योंकि दोनों की दिशा एक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों धाराएं यानी कि I1 माइनस IG और I2 प्लस IG दोनों धाराएं जब हमारे पास बिंदु C पर आएंगी तो ये कुंजी K1 से होके हमारे पास ये जो परिपथ है उसको पूरा कर लेगी, ठीक है। तो ये है इसकी कार्य प्रणाली, ठीक है। अब चलते हैं जो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है उसको हम पढ़ते हैं कि जो मैंने अभी बोला वो इसमें लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बनावट को पढ़ते हैं कि 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD के सिरों पर, भाई 4 पॉइंट है ना ABCD, उनके सिरों पर संयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिरोध P व Q को श्रेणी क्रम में, बिल्कुल मैंने बताया ना ऊपर कि P और Q श्रेणी क्रम में है, तथा R व S को भी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, एवं इन दोनों का मतलब क्या हो गया, PQ और RS, इन दोनों को जो इन दोनों का परिणामी है वो आपस में समांतर क्रम में संयोजित है, ठीक है। भुजा A व C के मध्य सेल, भाई बिल्कुल सही बात है, भाई जो भुजा A है और C है उसके बीच में हमने सेल यानी जो बैटरी है उसको और कुंजी K1 को संयोजित किया गया है, इसलिए AC भुजा को सेल भुजा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल भुजा कहते हैं। भुजा B व D के मध्य धारामापी, जो कि हमने बताया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो G लिखा हुआ है ना वो धारामापी है, वह कुंजी K2 को संयोजित किया गया है, इसलिए भुजा BD को धारामापी भुजा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है भुजा P व Q को अनुपातिक भुजा कहते हैं, भुजा R को ज्ञात भुजा या मानक भुजा तथा भुजा S को अज्ञात भुजा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की, यानी कि इसमें करना क्या है हमको। जब परिपथ पूर्ण अवस्था में हो अर्थात कुंजी K1 व Q2 बंद अवस्था में हो तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार धारामापी G में विक्षेप शून्य होगा, यानी कि इसमें कोई धारा नहीं होगी। धारा क्यों होगी, जब हमने जो कुंजियाँ हैं, जो स्विच है वो बंद कर रखे हैं, बंद का मतलब उनमें कोई भी धारा यानी कि जो पूरा जो परिपथ है हमारा उसमें कोई धारा नहीं बह रही है, जो धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो जो धारामापी है उसमें विक्षेप शून्य होगा, अर्थात प्रवाहित धारा IG 0 होगी। इस स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं, यानी कि संतुलित यानी कि बैलेंस्ड अवस्था जो होती है वो कहते हैं। अतः संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, IG बराबर 0, देन P/Q बराबर R/S। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना P/Q बराबर R/S, इसी को हमको जो डेरिवेशन है उसमें सिद्ध करना है कि जो P/Q है और बराबर R/S है ये सही है या नहीं है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कार्यप्रणाली को हम देख लेते हैं। कार्यप्रणाली क्या है, जब सेल द्वारा परिपथ को I एम्पियर की धारा दी जाती है, बिल्कुल I एम्पियर की, जो हमारे पास जो सेल था जो बैटरी थी उसमें से हमने I एम्पियर की धारा दी, तब यह धारा बिंदु A पर जाकर कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त हो गई, जो कि I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। पुनः धारा I1 व I2 बिंदु B व D, ध्यान रखना I1 धारा B पर और I2 धारा D पर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इनकी निम्नलिखित 3 स्थितियां हो सकती हैं। देखिए सबसे पहली बात कि यदि VB ग्रेटर देन VD, मतलब ये है कि बिंदु B पर विभव का मान बिंदु D से अधिक हो तब धारा I1 IG व I1 माइनस IG में विभक्त हो जाती है, ठीक है।
भाई जो बिंदु जो हमारे पास वी बी है, यानी कि जो बिंदु बी पर जो विभव है वो अगर अधिक है यानी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो धारा है वो I1, जो धारा I1 है वो I1 माइनस IG में विभक्त हो जाती है, जो कि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है यदि वी डी ग्रेटर देन वी बी, अर्थात बिंदु डी पर विभव का मान बिंदु बी से अधिक हो, तब धारा I2 जो है वो IG या I2 माइनस IG में विभक्त हो जाती है। ठीक है, उपरोक्त दोनों स्थितियों में धारामापी G में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि वी बी बराबर वी डी हो, अर्थात बिंदु बी और डी दोनों पर विभव बराबर हो, तो वी बी बराबर, देखिए भाई जो आपका डेरिवेशन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइड में जो डायग्राम है वो दे देता हूँ, तो आप देखते रहिएगा डायग्राम को। ठीक है, मैं यहाँ पे जो समझाऊँ उसको आप डायग्राम से रिलेट करके चल रहिएगा। ठीक है, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे लूप ए बी डी ए में, आप लूप ए बी डी ए में देखिए, दिख गया। यहाँ पे देखिए जब मैं बिंदु ए से, जो मैंने बताया ना अभी लूप ए बी डी ए, इस लूप में जब मैं बिंदु ए से चलूँगा तो आप देखिए धारा, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हम लेंगे माइनस साइन, और धारा के अपोजिट चलेंगे तो हम लेंगे प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप डायग्राम में देखिए, जब हम बिंदु ए से चलेंगे तो बिंदु ए से चलते हुए बिंदु बी पर पहुँचेंगे, तो इसके बीच में हमारे पास धारा और प्रतिरोध दोनों का गुणन, यहाँ पे देखिए I1 P क्या हो जाएगा, I1 P हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम बिंदु बी से डी पर पहुँचेंगे तो हमारे पास बीच में देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा IG RG। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु डी से ए की तरफ वापस जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो धारा की दिशा है वो तो ए से डी की तरफ है, तो हम चलेंगे यहाँ से इस धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बिंदु डी से ए की तरफ चलेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस साइन, तो प्लस I2 R। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि IG 0 है, क्या है IG की वैल्यू 0, तो यहाँ पे IG की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस I1P प्लस I2R बराबर 0। तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, I2R बराबर I1P। ठीक है, तो I2 अपॉन I1 बराबर क्या हो जाएगा P बटे R। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए आप लूप BCDB में देखिए, डायग्राम में देखिए लूप को BCDB को देखिए, तो यहाँ पे देखिए जब हम बिंदु B से C की ओर चलेंगे, यानी कि जो धारा की दिशा में चलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस लगा दीजिए पहले। यहाँ पे धारा कितनी है I1 माइनस IG, और प्रतिरोध Q, तो इन दोनों का गुणा हम यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को गुणा करके, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस IG Q। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे C से D की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे धारा का मान कितना है I2 प्लस IG है, और प्रतिरोध S है। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे जब हम बिंदु D से B की ओर जाएंगे तो यहाँ पे भी हम धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएंगे, तो प्लस धारा कितनी है IG। ठीक है, बराबर में 0। आप यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि वैसे भी IG तो 0 होने वाला है। ठीक है, तो IG बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे IG बराबर 0 जब हम लेंगे तो यहाँ पे IG की वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे सभी में, तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम लिख देंगे माइनस I1Q प्लस I2S बराबर 0। तो जब दोनों को यानी कि इसकी वैल्यू हम 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I2S बराबर I1Q, तो I2 अपॉन I1 कितना आ जाएगा Q बटे S, जो कि समीकरण 2 है। तो हम समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो हमारे पास I2 बटे I1, ठीक है, दोनों की वैल्यू I2 बटे I1 की वैल्यू है दोनों, तो हम दोनों को जब I2 बटे I1 दोनों में जब लेफ्ट पार्ट बराबर है तो हमारे पास राइट पार्ट भी बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q बटे S बराबर P बटे R। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास P है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, इसको पहले तो हम पलटेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो Q बटे S है इसको हम S बटे Q लिखेंगे, और जो P बटे R है इसको हम R बटे P लिखेंगे। फिर जो नीचे P आ जाएगा तो P को हम इस साइड में भेज देंगे, यानी कि इसकी अदला बदली कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, तो ये हमारे पास सिद्ध हो जाता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो ये आपका जो डेरिवेशन है बहुत ईजी है,
आपने जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग किरचॉफ नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की उत्पत्ति की है। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आने के चांस बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, तो आपका 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आप कमेंट में बताते जाइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।